जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम संसदीय और संघीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, संघीय शासन प्रणाली क्या होती है। ठीक है, भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों के शासन के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। संसदीय स्वरूप क्या है? संसदीय स्वरूप वह स्वरूप है जिसमें विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। ठीक है, विधायिका जिसको डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है और कार्यपालिका जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। ठीक है, तो जो कानून कार्यपालिका लागू करती है उसमें क्या अच्छाई क्या बुराई, क्या अच्छे से लागू कर पाया, उसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, ये जो है बताने में उससे ये सवाल कौन पूछ सकता है? विधायिका। ठीक है, तो ऐसी प्रणाली को संसदीय प्रणाली कहते हैं जहाँ पर उत्तरदायी जो है प्रावधान हो, जहाँ पर उत्तरदायित्व तो कार्यपालिका का बनता हो कि वो विधायिका के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इस कैबिनेट जो है इसमें जो कैबिनेट शासन है इसको कैबिनेट शासन जो कहते हैं। तो कैबिनेट शासन या उत्तरदायी शासन या शासन के वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तीनों नामों को भी याद कर लीजिए क्योंकि पूछ सकता है प्रीलिम्स में। इसको क्या क्या कहा जाता है संसदीय प्रणाली को? कैबिनेट शासन, ठीक है, आपने सुना होगा कैबिनेट मंत्री का नाम। तो कैबिनेट शासन, उत्तरदायी शासन, शासन के वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है और यह ब्रिटेन में है, जापान, कनाडा तथा भारत सहित अन्य प्रदेशों में चालू है। ठीक है, संसदीय प्रणाली के संबंध में अनुच्छेद अपने भारत में जो है केंद्र के लिए अनुच्छेद 74, 75 और राज्य के लिए 163, 164 में दिया गया है। यह सार्वभौमिक केस हुआ था तो उसमें बताया गया 1994 का केस है। उसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान संघीय है, अपना जो संविधान है वो संघीय है और संघवाद इसकी मूल विशेषता है। ठीक है, एक्चुअली ये केस हुआ था आर्टिकल 356 जो कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है किसमें? राज्यों में। तो उसी के खिलाफ एक केस हुआ था। तो उसमें सरकार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने बताया कि बहुत ही जरूरी पड़ने पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए राज्यों में, नहीं तो हमारा जो संविधान है वो संघीय है और संघवाद है, इसमें राज्यों को अपनी स्वायत्ता प्रदान की गई है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि जैसे भारत में तो संसदीय प्रणाली है। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है। ठीक, जब पूछेगा कि भारत और अमेरिका में समानता क्या है तो हम बताएंगे संघीय प्रणाली। दोनों जगह संघीय प्रणाली। ठीक है, लेकिन भारत में संघीय प्रणाली का संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ पर संसद है, जो यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो विधायिका के लिए उत्तरदायी है तो वो हो गया संसदीय प्रणाली। अध्यक्षात्मक प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए इसी को समझेंगे कि अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र और वास्तविक दोहरी कार्यपालिका होती है। ठीक है, नाम मात्र की दोहरी कार्यपालिका होती है क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है संसदीय प्रणाली में अपने भारत देश में, वो केवल नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष, मतलब नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। उसके सारे बिल उसके नाम पर फाड़े जाते हैं, लेकिन सारा काम करता कौन है? मेन रूप से सारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। तो राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष होता है जबकि प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है। ठीक, अपने भारत में या संसदीय शासन प्रणालियों में। अमेरिका की जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है यहाँ पर राष्ट्रपति ही राज्याध्यक्ष भी होता है और राष्ट्रपति ही शासनाध्यक्ष भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें, दोनों पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। एक तो ये अंतर हो गया। यहाँ पर क्या है, जो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली है तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, शासनाध्यक्ष बना दिया जाता है। अगर एक किसी दल को बहुमत नहीं प्राप्त है तो राष्ट्रपति जो है बुलाते हैं कि जो संगठन है, 2-3 संगठन मिलकर, 2-3 जो पार्टियां हैं वो मिलकर अपना अगर चला सकती हैं सरकार तो वो सरकार बना लें। ठीक है, फिर राष्ट्रपति गठबंधन की सरकार को आमंत्रित करता है। ठीक, लेकिन अमेरिका में क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा 4 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। गंभीर असंवैधानिक कृत अगर न करे राष्ट्रपति तो उसको नहीं हटाया जाएगा, नहीं तो महाभियोग के अलावा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो उसे हटाने की कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुना जाता है, मतलब शासनाध्यक्ष, वो किससे? राष्ट्रपति चुना जाता है जो निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। हमारे यहाँ जो शासनाध्यक्ष है प्रधानमंत्री, तो किसके द्वारा चुना जाएगा? वो डायरेक्ट जनता चुनती है और उसके बाद में मतलब प्रधानमंत्री को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, वो चीज़ आप समझ रहे होंगे। लेकिन जो प्रधानमंत्री की जो पार्टी होती है उसके द्वारा जो संसद में सांसद बन के आते हैं उनको जनता चुनती है और फिर उस पार्टी के
जैसे कोई पार्टी है बीजेपी है तो उसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता एक चुना जाता है, उस नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति जो होता है वो चुना नहीं जाता है, उसका जो पार्टी होती है फिर पार्टी के सदस्य भी जो है क्या करते हैं, उसको वोटिंग करते हैं और फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक, तो ये अंतर है। नेक्स्ट है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, तो जो अपने यहाँ का प्रधानमंत्री होता है, शासनाध्यक्ष होता है, और उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व इसका होता है। ठीक है, उत्तरदायी होती है। लेकिन यहाँ पर जो है अमेरिका में या अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कृत्यों के लिए जो उनकी लोकसभा होती है, जैसे अमेरिका में कांग्रेस नाम है जो वहाँ की संसद है, तो कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा से चुनकर आते हैं। तो लोकसभा जो अपनी होती है वो कहलाती है विधायिका। ठीक है, और जो मतलब लोकसभा एक विधायिका होगी, एक कार्यपालिका जो कि कार्य करती है उस पर, तो कार्यपालिका विधायिका का ही हिस्सा होती है। मान लीजिए ये लोकसभा पूरी हो गई, इसमें सदस्य हो गए, तो इन्हीं सदस्यों में से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। इन्हीं सदस्यों में से जो मतलब मंत्री बनते हैं कैबिनेट, वो भी इन्हीं सदस्यों में से ही बनाए जाएंगे। जबकि अमेरिका में क्या है कि ये पूरी विधायिका होगी, विधायिका के मान लीजिए 10 सदस्य हो गए, और जो कार्यपालिका होगी वो कार्यपालिका इस विधायिका में से नहीं आएगी, वो कार्यपालिका अलग से चुनी जाएगी और ये विधायिका कार्यपालिका को चुनती है। ठीक, तो ये ऐसा शासन होता है यहाँ पर। तो कार्यपालिका जो है विधायिका के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर दोहरी सदस्यता वही जो हमने बताया। और यहाँ पर क्या है, अपने यहाँ पर संसदीय प्रणाली में संसदीय प्रणाली में ऐसा रहता है, सारे मंत्री एक ही विचारधारा के होंगे अगर एक ही पार्टी जीते होंगे, या अगर गठबंधन से हैं तो एक ही विचारधारा में बंधे रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुना जाता है और राष्ट्रपति फिर जो कैबिनेट का निर्माण करता है वो अपने हिसाब से कर लेता है, उसके सदस्यों को विधायिका का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब वो विधायिका से हों, मतलब जैसे अपने यहाँ की लोकसभा है तो लोकसभा से अमेरिका में हो या ना हो, जैसे वहाँ कांग्रेस कहा जाता है, तो कांग्रेस से अगर नहीं भी हैं, वहाँ का जो राष्ट्रपति चुना गया वो किसी को भी बना के कोई भी गृह मंत्री बना देगा, किसी भी आम जनता, किसी को भी, मतलब उस क्षेत्र में अगर उसको लग रहा है कि इसको स्पेशलिस्ट हासिल है, ये स्पेशलिस्ट है, तो उस क्षेत्र का उसको मंत्री पद दे सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं दे सकते हैं, हमारे यहाँ सदस्यता होनी जरूरी है संसद की। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुण और दोष देख लेंगे। तो गुण क्या है कि यहाँ की सरकार जो है वो स्थिर रहती है लगभग। ठीक है, नीतियों में निश्चितता होती है, क्योंकि सरकार स्थिर है तो नीति बदलेगी नहीं बार बार। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होती है, एक विधायिका और एक कार्यपालिका अलग अलग बिल्कुल काम करते हैं, कोई किसी पे कोई दबाव नहीं रहता है। विशेषज्ञों की सरकार होती है। क्यों विशेषज्ञों की सरकार क्यों है? क्योंकि इनमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर जैसे लोकसभा से जीते हैं, निरहु गुरहु जो भी जीत गए हों, तो उन्हीं को मंत्री बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ निरहु गुरहु को काम करने दीजिए, यहाँ पर आप स्पेशलिस्ट लोगों को लेकर आइए और कार्यपालिका में रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो संसद के सदस्य हों। तो ये इसकी अच्छाई है। ठीक है, स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ लोगों की सरकार होती है। दोष क्या है इसके कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य टकराव होता है। ठीक है, विधायिका कुछ अलग कानून बनाना चाहती है और कार्यपालिका कुछ अलग करना चाहती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए तो है नहीं। गैर जिम्मेदार सरकार होती है, निरंकुश होने की संभावना होती है सरकार के, और संकीर्ण प्रतिनिधित्व होता है। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं इसके गुण और दोष। संसदीय शासन प्रणाली के गुण दोष देख लीजिए। सरकार अस्थिर रहती है, सबसे बड़ी सरकार इसमें दोष तो यही है कि सरकार लगभग अस्थिर रहती है। अब विश्वास प्रस्ताव कब आ जाए, कब राजनीतिक दल या दल बदल कानून, मतलब जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो कब छोड़ के पार्टी भाग जाएं। ठीक है, तो ये सरकार पे अस्थिरता का एक हमेशा प्रॉब्लम दिमाग में बना रहता है। जबकि गुण इसका यह है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य होता है। क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका के लोग होते हैं वो विधायिका से ही आते हैं, विधायिका और कार्यपालिका दोनों की बॉडी में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अच्छा होता है। खुद अपने हिसाब से लोग कानून बनाएंगे और खुद लागू कर लेंगे। अमेरिका में क्या हो जाता है कि कानून कोई दूसरा बना रहा है, लागू कोई दूसरा करवा रहा है, तो वहाँ पर जो है विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है कि यहाँ पर उत्तरदायी सरकार होती है। ठीक है, और इसका दोष क्या है कि नीतियों की निरंतरता का अभाव। जब अस्थिर सरकार रहेगी, बदला करेगी सरकार, तो नीतियाँ बदला करेंगे। जैसे बीजेपी की सरकार है तो हिंदू हिंदू चिल्ला रही है, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो वो हिंदू मुसलमान सबको साथ में लेकर चलने का तो प्रयास करेगी ही, लेकिन अपने वोट बैंक को साध कर चलेगी। ठीक है, अगर मुस्लिम भी कोई गड़बड़ कर दिया तो जल्दी बोलेगी नहीं सरकार, और हिंदू आतंकवाद ये वो दुनिया भर के आरोप लगते रहेंगे, तो नीतियाँ चेंज होती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ गुण क्या है कि उत्तरदायी सरकार है ना। गुण में एक है कि निरंकुशता पर रोक। निरंकुशता पर रोक कैसे लग जाती है?
तो यहाँ पर क्या है कि कार्यकारी प्राधिकार किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरे मंत्रिपरिषद में निहित होता है। कार्यपालिका की तानाशाही को ये चीज़ रोकता है। ठीक, कार्यपालिका तानाशाह नहीं हो पाती है। जबकि दूसरा यहाँ पर क्या है कि मंत्रिमंडल कैबिनेट की निरंकुशता। ठीक, अगर पूर्ण बहुमत वाली सरकार है तो क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। सर्वशक्तिमान सरकार रहती है तो निरंकुश होने का डर रहता है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती है। अगर सरकार जो इस समय चल रही है पक्ष में, उसके आधे से ज़्यादा सांसद भाग गए, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, या उन्होंने अपनी सदस्यता से रिजाइन कर दिया, ठीक है, या मर गए, कुछ हो गया तो सरकार गिर गई, ठीक है, तो यहाँ पर तुरंत विपक्षी दल जो रहता है उसके पास अवसर रहता है कि अपना गठबंधन की सरकार बनाकर और सत्ता में बैठ सकता है। ठीक, तो ये इसका फायदा है। विरोध मतलब दोष क्या है कि शक्तियों का पृथक्करण के विरुद्ध। ठीक, शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल विधायिका का ही हिस्सा होते हैं। मंत्रिमंडल विधायिका और कार्यपालिका का नेता होता है, तो शक्तियों का पृथक्करण कहाँ हो पाया? विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होते तो शक्तियों का पृथक्करण होता। ठीक है, व्यापक प्रतिनिधित्व और अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। जैसे यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि मान लीजिए कि 100 सांसदों से देश चलना है। ठीक, लोकसभा में कुछ 100 सांसद रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अनपढ़ जाहिल गंवार टाइप के सांसद बैठे हैं, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो आना नहीं चाहता है पॉलिटिक्स में, है ना। तो अब यही अनपढ़ गंवार जो है क्या चलाएंगे? सरकार चलाएंगे। ठीक है, अपनी जाहिलियत फैलाएंगे। और तो ये हमारे यहाँ के दोष हो गया। व्यापक प्रतिनिधित्व तो ये क्या है कि जो मंत्रिपरिषद सरकार में सभी वर्गों और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। सभी वर्ग और सभी क्षेत्र के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं, ये इसकी अच्छाई है। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण, तो कारण क्या था कि हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली ही अपनाया, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं अपनाया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम पर राज अमेरिकियों ने नहीं, ब्रिटेन ने किया था। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, तो हमने कहा कि अपने यहाँ भी यही चलने दें। सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरी चीज़, अध्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत ज़्यादा उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देना था हमको। अध्यक्षात्मक प्रणाली में उत्तरदायी शासन नहीं होता है, तो इसीलिए हमने उत्तरदायी शासन को प्राथमिकता दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह विधायिका कार्यपालिका संघर्ष से बचने के लिए, जो विधायिका कार्यपालिका का संघर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता रहता है, तो उससे बचने की आवश्यकता थी हमें। और शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण हम चाहते थे, तो इसीलिए कि हम राज्यों को भी स्वायत्तता कुछ दें, तो इसीलिए क्या किया हमने, हमारे देश ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि हम संसदीय शासन प्रणाली में ही रहेंगे। भारतीय समाज की प्रकृति, जैसे विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न भाषाएँ हैं, विभिन्न धार्मिक पंथों को मानने वाले लोग हैं, जातीय विविधता है, तो इसको देखते हुए संसदीय शासन प्रणाली हमारे लिए सही थी, न कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली व्यापक प्रतिनिधित्व देती है। ठीक, जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है ये केंद्रीकृत कर देती है सरकार को। ठीक है, ज़्यादा जो है सरकार में जो चाहे वो ज़्यादा पावर दे देती है, तो जो चाहे वो कर सकती है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है उसमें। अब हम देखेंगे कि भारतीय मॉडल, देखिए ब्रिटिश मॉडल और भारतीय मॉडल के बीच में हम अंतर समझेंगे कि इन दोनों मॉडल में क्या अंतर है, जबकि दोनों संसदीय प्रणाली है, लेकिन अंतर क्या है। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो गणतंत्र जो भारत का है, भारत है, ये गणतांत्रिक प्रणाली है। यहाँ पर गणतंत्र देश कौन होते हैं और गणतंत्र देश कौन नहीं होते हैं? गणतंत्र देश वो देश होते हैं जहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है या राज्याध्यक्ष है, उसका चुनाव होता है। तो हमारे यहाँ राज्याध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, आप जानते हैं। ठीक, लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति के रूप में वहाँ के राजा रानी जो थे यहाँ, तो उन्हीं के वंशानुगत ये होता है। जो राजा रानी के वंश का होता है वही जो है वहाँ का राज्याध्यक्ष होता है, और उसका चुनाव नहीं होता है अभी भी। ठीक, तो इसीलिए ये राजतंत्रीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ गणतंत्रीय व्यवस्था है। ठीक, ये सबसे बड़ा अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। संविधान सर्वोच्च है, और वहाँ पर संसद संप्रभु है, क्योंकि वहाँ पर लिखित संविधान तो है नहीं। ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, हमारे यहाँ लिखित संविधान है। तो संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है, उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ जब कोई कानून बनाता होता है, संसद में फिर से बहुमत, जिसकी बहुमत होती है वो अपने हिसाब से कानून बना लेता है, तोड़ता मरोड़ता रहता है। और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, वो चाहे राज्यसभा से प्रधानमंत्री आ सकता है और चाहे तो लोकसभा से आ सकता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री राज्यसभा से जो है आए हैं अपने यहाँ पर, कितने प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनाए गए हैं, ये आप आंसर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट। प्रधानमंत्री वहाँ पर जो होता है ब्रिटेन में, वो केवल और केवल निचले सदन से ही आ सकता है। मतलब प्रधानमंत्री को जनता ही चुन के भेजी होगी, जिस सांसद को वही प्रधानमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ मोदी जी जो हैं लोकसभा से आ रहे हैं, लेकिन कोई राज्यसभा से अगर चाहे, जैसे कोई ऐसा नेता हो जो राज्यसभा में हो और प्रधानमंत्री उसको बनाना चाहो तो वो भी बन सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है।
जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसको भी हम प्रधानमंत्री और मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। फिलहाल उसे प्रधानमंत्री बना दो या मंत्री बना दो, उसके मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर क्या करना होगा, चाहे राज्यसभा का सदस्यता वो ले ले और चाहे लोकसभा की सदस्यता ले ले। तो यहाँ पर लोकसभा की सदस्यता लेना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कैसे इलेक्शन लोकसभा का तुरंत करवा लोगे, राज्यसभा की सदस्यता मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने यहाँ पर हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि आमतौर पर जो संसद के सदस्य होते हैं वही मंत्री नियुक्त होते हैं। मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। मंत्रियों को आपराधिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन में क्या है कि मंत्री को कानूनी जिम्मेदारी की प्रणाली मिलती है। मंत्रियों को आपराधिक कृत्यों के प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। ठीक, कोई छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट के बारे में आपने सुना होगा, तो शैडो कैबिनेट अपने यहाँ भारत में लागू नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट होती है। शैडो कैबिनेट कहते किसको है, तो विपक्ष द्वारा जो है, जो विपक्षी पार्टियां होती है, तो विपक्षी पार्टी को जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है उसको कहते हैं शैडो कैबिनेट। यह क्या करता है कि सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल को संतुलित करना और अपने सदस्यों को भविष्य में मंत्री पद के लिए तैयार करना इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक, अब आइए हम संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली में अंतर देख लेते हैं। संघीय में दोहरी सरकार होती है। यहाँ पर राष्ट्रीय सरकार और केंद्रीय, मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार होती है। ठीक है, जिसको यहाँ पर क्षेत्रीय सरकार लिखा गया है, और दोनों के पास थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ अपनी अपनी होती हैं। ठीक, लिखित संविधान होता है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, जो भी मैंने बता दिया। संविधान की सर्वोच्चता होती है। कठोर संविधान होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। ठीक है, और द्विसदनीय विधायिका होती है। द्विसदनीय विधायिका होती है। एकात्मक में क्या होता है, एकात्मक में एकल सरकार होती है। ठीक है, एकल सरकार, यहाँ पर जो राष्ट्रीय सरकार होती है उसी के पास जो है ज़्यादा ताकत होती है। एक सेकंड रुकिए जरा। संविधान लिखित कहीं कहीं पर होता है, जैसे फ्रांस में। अलिखित भी हो सकता है, जैसे ब्रिटेन में। ठीक है, तो लिखित और अलिखित संविधान दोनों होते हैं एकात्मक में, लेकिन संघीय में संविधान लिखित ही होना चाहिए। ठीक, जैसे अमेरिका में भी लिखित है, भारत में भी लिखित संविधान है। शक्तियों का विभाजन नहीं होता, यहाँ पर सारी शक्ति केंद्रीय सरकार के पास होती है। संविधान सर्वोच्च हो सकता है, जैसे जापान का संविधान, और संविधान सर्वोच्च नहीं भी हो सकता है, जो वहाँ की संसद होती है उसको सर्वोच्च बना दिया जाता है, जैसे ब्रिटेन में। संविधान कठोर हो सकता है, जैसे फ्रांस का। संविधान लचीला हो सकता है, जैसे ब्रिटेन का। न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। विधायिका द्विसदनीय हो सकती है और एक सदनीय हो सकती है, जैसे चीन की। ठीक, तो एकात्मक में और संघीय में ये सब प्रणालियाँ हैं। आप इसका सबका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जो आपको थोड़ा सा सहायता करेंगे आगे। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये संविधान की जो एकात्मक विशेषता है, संविधान की एकात्मक विशेषता, कि संविधान को कौन कौन एकात्मक बना देते हैं या एकात्मक प्रणाली की तरफ ढकेलते हैं, इसको देख लीजिए। तो बस यहीं से आपका प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था तो है, संविधान की संघीय व्यवस्था तो है, लेकिन संघीय के साथ साथ एकात्मकता की तरफ हमारा संविधान देखता है। मतलब एकात्मक संविधान की तरफ हमारा संविधान मतलब ताकतवर ज़्यादा बनता है। ठीक है, राज्य के पास अपनी शक्तियाँ हैं, केंद्र के पास अपनी शक्तियाँ दे दी गई, लेकिन केंद्र को ज़्यादा, साथ ही साथ में केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया गया। तो ये एकात्मकता, मतलब संघीय के साथ साथ एकात्मक भी हमारा संविधान है। ठीक, तो आइए एकात्मक के कौन कौन से लक्ष्य होते हैं, हमारे संविधान में कौन कौन से लक्ष्य हैं वो देख लीजिए। केंद्र को मजबूत कर दिया जाता है, संविधान लचीला बना दिया जाता है। ठीक है, राज्य एकल नागरिकता होती है, केवल सबके पास केंद्र की ही नागरिकता होती है। ठीक, एकीकृत लेखा परीक्षा तंत्र होता है और एकीकृत निर्वाचन तंत्र होता है। ठीक, राज्य अविनाशी होते हैं, मतलब राज्य अपने हिसाब से केंद्र को नहीं छोड़ सकते हैं। राज्य और केंद्र जब चाहे तब उनमें बदलाव कर दे। राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के पास 80 लोग जो है सांसद हैं, और वहीं पे आपको कई ऐसे प्रदेश मिल जाएंगे जो, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर एक ही सांसद है ना। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इनको लोगों के पास बहुत ज़्यादा सांसद हैं। तो ऐसे ही क्या कहता है कि राज्यों के प्रतिनिधि अलग अलग होते हैं, प्रतिनिधित्व में समानता नहीं होती है। एकीकृत न्यायपालिका होती है, सुप्रीम कोर्ट सबका बाप बना बैठा है। ठीक, राज्य सूची पर संसदीय अधिकार होता है। राज्य विधायक, मतलब जो आर्टिकल 249 के तहत, आर्टिकल 249 इसका उदाहरण हो गया कि जब चाहे जो है जब जाने कि केंद्र का और राज्य के बीच जब टकराव होता है तो केंद्र की जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्य पर हावी हो जाती हैं। राज्य विधेयकों पर वीटो लगा सकता है केंद्र। ठीक, एकल संविधान होता है। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान,
जैसे केंद्र जो है राज्य पर आपातकालीन प्रावधान भी लगा सकता है। आपातकालीन प्रावधान की शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र के पास है। केंद्र जब देखता है कि राज्य के शासन सही से नहीं चल रहा है तो उस पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो ये सब आपातकालीन प्रावधान हो गए। अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, केंद्र अपने हिसाब से जो है अपने जो है कर्मचारियों को, जो कि IAS IPS होते हैं, इनको जो है राज्यों में भेज देता है शासन करने के लिए, प्रशासन करने के लिए, है ना। तो प्रशासनिक अधिकारी जो मेन रूप से हेड होते हैं वो कहाँ से भेजे जाते हैं? केंद्र के होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल एक प्रदेश में नियुक्त कर दिया जाता है, जो कि केंद्र के एक मतलब प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। कहाँ पर? राज्यों में। तो ये सब जो है एकात्मक की तरफ हमको ढकेलते हैं, ठीक है। अगर संघीय प्रणाली भी है, हमारा भारत में संघीय प्रणाली है, फिर भी ये जो चीज़ें हैं हमको थोड़ा सा एकात्मकता की तरफ ढकेल देती हैं। तो ये सब ये प्रीलिम्स सेट के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब हमें लगता नहीं है कि इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और बाकी चीज़ें जो दी हुई हैं कि जैसे हमारा संविधान जो है, जो संघीय संविधान है, वो कनाडाई मॉडल है, अमेरिकी मॉडल नहीं है, तो ये सब हम आपको पढ़ा ही चुके हैं। तो इसको सबको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको रिवीजन करते रहिए, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कृपया आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए फिर मिलते हैं नए क्लास में, वहाँ पर हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्य संबंध के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।